जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को दिसंबर महीने में 13 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर में 23 दिसंबर 2023 को द्वितीय पाली में, उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ इस प्रश्न पत्र को। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पहला प्रश्न पत्र है जो इसका नाम है शिक्षण और शोधावृत्ति। यह 12 सेट नंबर 12 मैं कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 11 करा चुका हूँ और उसको आप लोग भी देख लीजिएगा। और इसको मैं मतलब अभी स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। आगे देखिए, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से कितने टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए, पहला टॉपिक नंबर है शिक्षण और वृत्ति, तो इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में दूसरा है शोध और वृत्ति, जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा बोध से 5 क्वेश्चन, और उसके बाद में संप्रेषण से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 6 नंबर युक्ति युक्त तर्क से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में आंकड़ों की व्याख्या से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में लोक विकास और पर्यावरण से 6 क्वेश्चन, उच्च शिक्षा प्रणाली से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में अब आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका 2 अंक, एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलता है। तो इस पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है, पहला टॉपिक है शिक्षण और वृत्ति, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। आइए इसको देखते हैं। जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उपागम से में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी दत्त डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों का परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। पहला है अन्वेषण अधिगम, दूसरा है प्रच्छन्न अधिगम, तीसरा है पारिस्थितिकी अधिगम, चौथा है परीक्षा अधिगम। तो यहाँ पे चौथा नंबर परीक्षा अधिगम आंसर सही हो जाएगा। आइए आंसर की व्याख्या देखते हैं। परीक्षा अधिगम है क्या चीज़, तो इसमें देखती है कि यहाँ पे परीक्षा अधिगम उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है। यह विद्यार्थी डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों पर परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करता है। परीक्षा अधिगम उपागम में छात्रों को अवलोकन, जांच और खोज, उसके बाद में आगे देखते हैं, जांच और खोज की प्रक्रिया के जरिए ज्ञान हासिल करने में मदद की जाती है। परीक्षा अधिगम आधारित शिक्षा IBL सक्रिय शिक्षा का तरीका है, जिसमें छात्रों को सवाल पूछने, शोध करने और नए विचारों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो छात्रों को आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और अनुसंधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 2 नंबर है। यहाँ पे देखिए, सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व एक था सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है। तो पहला है व्यक्तिगत उत्तरदायी, दूसरा है प्रोत्साहन नियुक्ति क्रिया, तीसरा है सकारात्मक परस्पर निर्भरता, चौथा है सामूहिक प्रकरण। तो इसमें तीसरा नंबर सही हो जाएगा, जो सकारात्मक परस्पर। आइए उसकी व्याख्या देखते हैं। सहकारी अधिगम है क्या चीज़। सहकारी अधिगम या सहयोगात्मक शिक्षा सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर सीखते हैं एवं सिखाते हैं। सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी कहा जाता है। सकारात्मक परस्पर निर्भरता छात्रों के बीच एक ज़्यादा मजबूत रिश्ता बनता है, जिसमें छात्र पहले स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और फिर चर्चाओं में शामिल होते हैं। इस विधि में कंप्यूटरों के उपयोग करके आमने सामने की बातचीत पर और चर्चाओं की अनुमति देती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा। इसमें देखिए, किशोरों के मानसिक विकास के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ये नंबर है तथ्य को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता, बी है स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास, तीसरा है संक्षेपीकरण से संबंधित हास्यित अभिक्षमता, और डी है समझने की हास्यित अभिक्षमता। तो इसमें देखते हैं, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
इसमें 2 नंबर फिर ई ऑप्शन है समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ACDE या फिर CDE या फिर दूसरा है ABE, तीसरे नंबर पे है ACD, चौथे नंबर पे है CD। तो यहाँ पे AB और E आंसर सही हो जाएगा। आइए उसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ए ऑप्शन है तथ्यों का सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित क्षमता, बी है स्मृति एवं कल्पनाशील का विकास, ई नंबर है समस्या निवारण से की वर्धित अभिक्षमता। और इसमें किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच एक दबावपूर्ण अवधि होती है। इस दौरान सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक बदलाव आते हैं। हार्मोन में बदलाव से मौन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा और तनाव वाले विचार पैदा होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टॉपिक है दूसरा शोधवृत्ति। इस 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृतिवादी प्रेक्षण में चाहे कोई व्यवहार घटित होता है या न हो, द्विभाजी अभिलेखन की पद्धति संस्थापित करती है। पहला ऑप्शन है समूह प्रतिचयन, दूसरा है समयांतराल प्रतिचयन, तीसरा है एक शून्य प्रतिचयन, चौथा है सतत वास्तविक काल प्रतिचयन। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। यहाँ पे दिया गया है तीसरा आंसर इसमें इसका सही हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक शून्य प्रतिचयन। तो इसमें देखते हैं इसका व्याख्या के रूप में। न्यूनाकरण स्पेलिंग एक विधि है जिसमें आकार चर के भीतर हर गणना को एकल नमूना इकाई माना जाता है। फिर आकार चर के भीतर इन गणनाओं के बीच एम अंतराल पर चयन करके नमूनों की पहचान की जाती है। ऑडिट या फोरेंसिक स्पेलिंग के मामले में इस पद्धति को कभी कभी PPS अनुक्रमिक या मौद्रिक इकाई नमूनाकरण कहा जाता है। इसकी 2 विधियां हैं। इसमें पहला है संभाव्यता प्रतिचयन, दूसरा है गैर संभाव्यता प्रतिचयन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, किसी परीक्षण सांख्यिकी में निम्नलिखित में से किस P मानों के लिए शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति होने की संभावना होती है। ऑप्शन है 2%, ऑप्शन बी है 38%, ऑप्शन सी है 2%। इसमें दिया है आप 2% का 0.3 और 2%, फिर डी है 0.46। तो इसमें ऑप्शन ए बी, दूसरा में है ए सी, तीसरे में है बी सी, चौथे में है बी डी। तो इसमें हो जाएगा ए और सी, ए 2%, उसके बाद में ए और सी और 2%, 0.3 और उसके बाद में 2%। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। आदर्श सामान्य वितरण हेतु माध्यिका निम्नलिखित में से किन मापों के समतुल्य होगी। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है द्वितीय चतुर्थक, दूसरा है माध्य, तीसरा है 5वां शतमकम, चौथा है डी, पाँचवा है 5वां शतमकम। माध्यिका पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर में है ए बी सी और डी ई, यहाँ पे सभी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है प्रतिनिधात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अलग अलग समय पर उसी जनसंख्या का अध्ययन करता है। और उसके बाद में आइए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट पूछा गया है, भूत लक्ष्मी अध्ययन में अनुसंधानकर्ता लोगों की अतीत की स्मृतियों एवं अनुसरणों को निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है दोनों कथन सही है, दूसरा है दोनों गलत है, तीसरे में है पहला गलत सही है लेकिन दूसरा गलत है, चौथा नंबर पे है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। यहाँ पे यही सही हो जाएगा, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 है। यहाँ पे बोध टॉपिक है। बोध टॉपिक में जो है
एक गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश को माध्यम से नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये छोटा सा गद्यांश पूछा जाता है। इस गद्यांश को पढ़ करके आप आसानी से इसके माध्यम से 5 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग, इसको मैं PDF दे दूँगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए अब हम सीधा बढ़ते हैं चौथे नंबर टॉपिक पे। तो संप्रेषण पे आते हैं। संप्रेषण का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विशेष समय एवं स्थान से संबद्ध सूचना हेतु दीर्घकालिक स्मृति विशेषतः किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं की स्मृति अंतर्निहित स्मृति कहलाती है। दूसरा कथन है, वह ज्ञान जिसके अनुसरण की चेतना हम में नहीं होती किंतु वह हमारे व्यवहार या विचार को बिना हमारी अभिज्ञा को प्रभावित करता है, उसे प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन पहले में दोनों सही हैं या दूसरा दोनों गलत है, तीसरे में पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है, चौथे में पहला सही है लेकिन पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। इसमें दूसरा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जिसमें पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, दोनों गलत हैं सॉरी। तो इसमें व्याख्या देखते हैं। मनोविज्ञान में अंतर्निहित स्मृति दीर्घकालिक स्मृति के 2 मुख्य प्रकारों में से एक है। इसे आने जाने में प्राप्त और उपयोग किया जाता है जो विचारों और व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है। इसके सबसे आम रूपों में से एक प्रक्रियात्मक स्मृति है। प्रक्रियात्मक स्मृति अचेतन होती है, इसलिए इसे अंतर्निहित स्मृति कहा जाता है। प्रासंगिक स्मृति किसी खास स्मृति की उत्पत्ति को याद रखने और समझने की क्षमता को कहते हैं। इसमें समय, स्थान, लोग, भावना या स्मृति से जुड़ी कोई और प्रासंगिक जानकारी शामिल हो सकती है। प्रासंगिक स्मृति को एपिसोडिक मेमोरी भी कहते हैं, जो किसी खास जगह और समय से जुड़ी जानकारी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध किसमें फलित होता है? पहला है सतर्कता, दूसरा है आत्ममहत्व, तीसरा है आज्ञाकारिता, चौथा है परिहास विनोद। तो यहाँ पे चौथा आंसर हो जाएगा परिहास विनोद। और इसकी व्याख्या देखते हैं। संचार के माहौल में मन और शरीर के बीच विरोधाभासी संबंधों से मनोवैज्ञानिक शोर पैदा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है और कोई अजनबी उसके आसपास आ जाए तो वह व्यक्ति असहज महसूस करता है और उसका ध्यान भटक जाता है। इससे वह व्यक्ति संदेश को सही ढंग से सुन या समझ नहीं पाता है। ऐसे में परिहास विनोद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। दूसरा टॉपिक है मन और शरीर का संबंध 2 तरफा होता है और मन शरीर को प्रभावित करता है और शरीर भी मन को प्रभावित करता है। सकारात्मक विचारों से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। वही शारीरिक संवेदनाएं सकारात्मक या नकारात्मक मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है रिचर्ड जोहानसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथोपकथनात्मक संचार का अत्यावश्यक घटक है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुखद अभिवादन का दिखावा, बी है दूसरों के प्रति अस्तित्वबोधक आत्मीयता, तीसरा है तदनुभूतिक बोध, चौथा है परस्पर समत्व का भाव और ई नंबर है दूसरों के प्रति सकारात्मक सम्मान। आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन के रूप में पहला दिया गया है ए बी सी, दूसरा है बी सी डी, तीसरा है सी डी ई, चौथा है ए डी ई। तो यहाँ पे तीसरा आंसर हो जाएगा सी डी ई यहाँ पे है। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या देखिए दिया गया है। रिचर्ड जॉनसन भाषा वैज्ञानिक हैं जो
जो टुलास्की कॉलेज ऑफ बिजनेस में पढ़ाते हैं, उनकी रुचि रणनीतिक प्रबंधन, उद्यमिता, संगठन परिवर्तन और अनुसंधान विधियों में है। उन्होंने कई शोध और शिक्षण पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके प्रकाशन एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और बिजनेस एंड सोसाइटी सहित कई किताबें छपते हैं। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में कथन फर्स्ट दिया गया है, प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। कथन 2 नंबर है, आँखों के व्यवहार के परासंचारी संकेत मिलते हैं। उसके बाद में आते हैं ऑप्शन के रूप में। ऑप्शन दिया गया है, पहला कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। कथन दूसरा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा, कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। चौथा नंबर, कथन फर्स्ट असत्य हैं लेकिन कथन सेकंड सत्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे इसके आंसर की व्याख्या देखते हैं। आंसर की व्याख्या के रूप में आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के रूप में यहाँ पर दिया गया विस्तार से बताया गया है, प्रत्येक संचार में विषय वस्तु के संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। ये दोनों संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। दोनों के पास कुछ सूचनाओं को संप्रेषित करने और आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल हैं। संचार प्रक्रिया परस्पर जुड़े चरणों की एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से प्रत्येक और प्राप्तकर्ता के बीच जानकारी, विचार या संभावनाएं साझा की जाती हैं। इसमें एनकोडिंग, संदेश ट्रांसमिशन, कोडिंग, फीडबैक और संदेश जैसे तत्व शामिल हैं। आँखों से ही मन और मस्तिष्क की स्थिति का पता चलता है। आँखें ही मन और मस्तिष्क की प्रतिबिंब हैं। आँखों से ही घृणा, प्रेम, क्रोध, करुणा, वात्सल्य, विश्वास, भय, ग्लानि, क्रूरता और अकर्मण्यता या निहारिता, चालाकी या सरलता आदि अनेक मनोभाव प्रकट होते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित विषयों में से किन में गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है। पहला है भौतिक शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र, चौथा है भाषा विज्ञान, तीसरा भाषा विज्ञान, चौथा सामाजिक मनोविज्ञान और पांचवा है मानव शास्त्र। तो यहाँ में पहले ऑप्शन में है ABC, दूसरा है BCD। उसके बाद में ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आगे देखते हैं। ऑप्शन तीसरा नंबर है जो है CDE और चौथा है केवल ABE। तो यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखते हैं, तीसरे नंबर पे कौन कौन से हैं, भाषा विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव शास्त्र। ये चीज़ें जो है गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे 5वां टॉपिक आ गया है। 5वां टॉपिक है गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति। यह मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें परसेंटेज, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से देखिए यहाँ पे रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं और इसको मैं सॉल्व कराने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको आप लोग गणितीय तर्क को देख लीजिएगा। अब आते हैं सीधा तर्क वाले टॉपिक पे, जो है तर्क के टॉपिक पे यहाँ पे 6 टॉपिक है, युक्ति युक्त तर्क। तो इसको देखते हैं। यदि आप चेकअप पसंद करते हैं और आप आइसक्रीम भी पसंद करते हैं तो आप निश्चित रूप से चेकअप आइसक्रीम पसंद करेंगे। इस युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? तो आइए वो आगे देखते हैं कथन के रूप में, आंसर के रूप में। पहला ऑप्शन है व्यक्ति विशेष के लिए, दूसरा है अविचारित सामान्यीकरण के लिए, तीसरा है फिसलन युक्त ढलान, चौथा है संहति दोष। यही आंसर सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संहति दोष की व्याख्या क्या है? संहति दोष एक अनौपचारिक भ्रांति है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी तर्क से यह निष्कर्ष निकालता है कि जो चीज़ संपूर्ण के बारे में सत्य है वह संपूर्ण के कुछ भाग के लिए भी सत्य है। यह एक तार्किक भ्रांति या तार्किक त्रुटि है। रचना के और विभाजन की भ्रांति यह धारणा बनाती है कि किसी चीज़ का एक भाग संपूर्ण पर लागू होगा या संपूर्ण को सभी भागों पर लागू होना चाहिए।
और उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर को ऑप्शन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। यहाँ कथन नंबर पहला है, आगमनात्मक युक्तियाँ केवल दृढ़ या कमज़ोर हो सकती हैं। दूसरा कथन है, निगमनात्मक युक्तियाँ या तो अवैध होती हैं या वैध होती हैं। और तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन पहले ऑप्शन में है दोनों सही हैं, दूसरे में दोनों गलत हैं, तीसरे में पहला सही लेकिन दूसरा गलत, चौथे में है पहला गलत दूसरा सही है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। 25 नंबर, निम्नलिखित युक्तियों में कौन सा आकारिक दोष है? कोई भी राजनीतिक मूर्ख नहीं होता है, कुछ मतदाता मूर्ख नहीं होते, इसलिए कुछ मतदाता राजनीतिज्ञ नहीं हैं। पहला है व्यवर्तक आधार वाक्य, दूसरा है अस्तित्व परक तर्क दोष, तीसरा है फल वाक्य विधान दोष और चौथा है हेतु वाक्य निषेध। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवर्तक आधार वाक्य। व्यवर्तक आधार वाक्य क्या है उसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्यवर्तक आधार वाक्य में, व्यवर्तक आधार वाक्य तर्कशास्त्र का ऐसा कथन होता है जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि उसकी सच्चाई और के फलस्वरूप कोई अन्य निष्कर्ष भी सत्य है। किसी तर्क के आधार के रूप में कम से कम दो प्रकथन होते हैं जिससे एक तीसरा कथन निष्कर्ष के रूप में सत्य ठहराया जाता है। आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तर्क के भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्न में से किन युक्तियों में हेतु किसी अन्य हेतु के प्रति संतुलित हो जाता है? आइए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन है गैर वस्तुएं एवं शाश्वत है क्योंकि वे गेय हैं। दूसरा है अग्नि शीतल होती है क्योंकि वह पदार्थ है। तीसरा है ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह उत्पादित होती है। और डी नंबर है ध्वनि गूढ़ है क्योंकि वह दृश्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहले ऑप्शन में ए बी सी, दूसरे में है ए डी, तीसरे में सी डी, चौथे में है बी डी। तो यहाँ पे ये जो है आंसर यूजीसी के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था। तो इसकी अभी कोई इसका सही आंसर नहीं आंसर की में आया हुआ है। आइए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूहों को वर्षवर्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला स्तनपायी, दूसरा है वन बिलाव, तीसरा है विडाल और डी है पशु, उसके बाद में है ई कशेरुकी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी ए डी, यहाँ पे बी सी और ए ई डी। बी हो जाएगा पहले पे और सी हो जाएगा दूसरे पे, उसके बाद में ए नंबर हो जाएगा तीसरे पे और ई नंबर हो जाएगा चौथा और डी हो जाएगा पाँचवा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों की व्याख्या। इसमें ग्राफ के माध्यम से जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ जो है लिंक था डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इसको ग्राफ को आप लोग देख लीजिएगा। डीआई जो है बहुत ही ईजी, उसमें रीजनिंग मैथ और परसेंटेज उसके बाद में पूछा जाता है। अब आते हैं टॉपिक नंबर 8 पे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का कथन फर्स्ट के रूप में दिया है। माईगव एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से भारत सरकार नागरिकों को सुशासन के संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त कर उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने को लक्षित करती है। कथन 2 नंबर है। कथन नंबर 2 है, माईगव मंच को फ्लिपकार्ट के 3 पूर्व कर्मियों ने नकदी रहित व निर्बाध भुगतान अनुभव प्रदान करने के लिए विकसित किया है। और इसमें है पहला ऑप्शन है दोनों सही हैं, दूसरे में दोनों गलत हैं, या फिर तीसरे में पहला सही लेकिन दूसरा गलत, इसमें चौथे में पहला गलत लेकिन दूसरा सही। आइए इसके आंसर देखते हैं। इसमें हो जाएगा 3 नंबर जो है
पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संचार के दृष्टिकोण से भारतीय अलंकार शास्त्र का आधार है उसके हिंदू और बौद्ध स्वरूपों में होता है। पहला है भौतिकवादी आधार होता है, दूसरा है नैतिक आधार होता है, तीसरा है यूरो केंद्रित आधार होता है, चौथा है गैर धार्मिक आधार होता है। तो इसमें ऑप्शन व्याख्या देखते हैं। दूसरा हो जाएगा नैतिक आधार होता है। इसमें नैतिक आधार ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नैतिक आधार के रूप में यहाँ पे देखिए, भारतीय अलंकार शास्त्र का आधार विचार ही है। यह सभी ललित कलाओं को समान रूप से लागू होता है। भारतीय दर्शन और संस्कृत पर ध्यान केंद्रित करने वाले भाषा विज्ञान के द्वारा फ्रिट्स स्टाल कहते हैं। ये अटकलें हिंदू दर्शन के मीमांसा और न्याय विद्यालयों एवं बाद के वेदांत और महायान बौद्ध के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई हैं। तीसरा, अलंकार को भामा और दंडी अभिन्न मानते थे। कुंतक ने सबसे पहले इन दोनों के अंतर किया। कुंतक के अनुसार समभाव वर्णन अलंकार्य हैं तथा चतुर्थार्थपूर्ण शैली में कथन रूप में वक्रोक्ति अलंकार हैं। इसके बाद रसवादी आचार्यों ने अलंकार्य और अलंकार में अंतर स्पष्ट किया है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देखिए, इंटरनेट कुकीज के संबंध में निम्नलिखित एडी में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है वे स्पाईवेयर के रूप में, दूसरा है उनका केवल विज्ञापन में प्रयोग होता है, सी है उनका प्रयोग ब्राउज़र प्रयोग में खबर रखने के लिए होता है, और डी है ये वे वायरस की तरह कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन में पहला है ए, दूसरा में बी, सी, तीसरे में सी, चौथे में सी, डी। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा, जिसमें जो है तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या है, सी है केवल। हाँ, केवल सी है। तो इसमें है उनका प्रयोग ब्राउज़र प्रयोग के खबर रखने के लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। कथन दिया गया है यहाँ पे। कथन फर्स्ट है ड्रॉप बॉक्स इंटरनेट पर ईमेल सेवा का एक उदाहरण है। कथन 2 है गूगल डॉक्स का ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे। इसमें दोनों कथन सही हैं, दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तीसरा है पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। चौथा है पहला गलत लेकिन दूसरा सही है। ये जो है आंसर सही हो जाएगी। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के रूप में यहाँ पे देखिए दिया गया है, ड्रॉप बॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो कई डिवाइसों में अपनी फाइलों का बैकअप और सिंक करने की अनुमति देती है। फाइलों को प्लेटफॉर्म या अपलोड करने के बाद ड्रॉप बॉक्स उन्हें अपने सर्वर में संग्रहित करता है। इस खाते में लॉग इन करके किसी भी डिवाइस पर इन फाइलों तक पहुंच सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। यहाँ कथन फर्स्ट दिया गया है। कथन फर्स्ट है गति का रैम और ड्रैम कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाला रैम का सर्वाधिक सामान्य प्रकार है, परंतु जहाँ अपरंपर गति अनिवार्य होती है वहाँ पर स्थिर रैम, जिसे बोलते हैं एस रैम प्रौद्योगिकी को वरीयता दी जाती है। दूसरा कथन है प्रोसेसर की मेमोरी कैश मेमोरी का उच्च गति भाग है और उसके लिए यह रैम प्रभावी होता है। तो इसमें हो जाएगा पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हैं, फिर दूसरे में दोनों गलत हैं। तीसरे पहला सही लेकिन दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए इसके हम व्याख्या के रूप में देखते हैं। व्याख्या के रूप में दिया गया है एक गतिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक तरह का सेमी कंडक्टर मेमोरी है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के डिजिटल डिवाइस में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा को नियमित अंतराल रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है।
डी रैम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम का सबसे आम रूप है। यह कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में जानकारी स्टोर करके काम करता है। ये चार्ज समय के साथ धीरे धीरे लीक हो जाता है, इसलिए डेटा के समय समय पर ताज़ा करने की ज़रूरत होती है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कथन फर्स्ट कैनवा पोस्टर सूचना लेखा चित्रण इन्फोग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में सृजनात्मक विषय वस्तु तैयार करने के में प्रयुक्त ऑनलाइन उपकरण है। और उसके बाद में यहाँ पे कथन फर्स्ट के रूप में कथन सेकंड दिया गया है। एड पजल अन्योन्यकारी वीडियो बनाने के लिए प्रयुक्त एक ऑनलाइन उपकरण है। कथन ए से पहला है कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सही हैं। दूसरा है कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों गलत हैं। तीसरा है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्न सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणालियों में किस प्रणाली में ऊष्मा ऊर्जा के भंडारण के लिए लवण प्रवणता की संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। पहला है सौर ताप संग्रह, दूसरा है सौर सेल, तीसरा है सौर ताल, चौथा है सौर भट्टी। तो इसमें आंसर हो जाएगा सौर ताल, आंसर सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोक विकास और पर्यावरण। तो इसमें देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। निम्न में से किसके दौरान जैव विविधता संबंधी अभिसमय कन्वेंशन और के हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। पहला रियो शिखर सम्मेलन, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन, तीसरा है रामसर कन्वेंशन, चौथा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। यहाँ पे ऑप्शन कथन के रूप में दिया गया है ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ ओडीएस की 2 श्रेणियाँ वर्ग फर्स्ट और सेकंड थी। और उसके बाद में दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन है वर्ग सेकंड ओडीएस का उत्पादन 200 में बंद हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला में दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। दूसरे में तीसरे में है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। चौथे में पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है कार्बनिक ऑर्गेनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लास्टिक कार्बनिक परतों के कारण परंपरागत एलईडी प्रारूपों फॉर्मेटों के अपेक्षा ओएलईडी का अधिक सघन के भारी होते हैं। और बी ऑप्शन है एलईडी के तुलना में ओएलईडी अधिक तेज प्रकाश देते हैं जिसके कारण रंग अधिक सुस्पष्ट होते हैं। और सी नंबर है एलसीडी एलईडी फॉर्मेट की अपेक्षा ओएलईडी अधिक बृहद दृश्य के रूप में रचना करते हैं। और डी नंबर है ओएलईडी को किसी प्रकार के पार्श्व प्रकाश की आवश्यकता होती है ताकि स्क्रीन प्रकाशित हो सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एलसीडी एलईडी फॉर्मेटों की अपेक्षा ओएलईडी अधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं और अतः अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। पहला हो जाएगा ABC, दूसरा हो जाएगा BCE, तीसरा हो जाएगा CDE, चौथा हो जाएगा BC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा B और C। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में वायु प्रदूषकों के एक प्रकार पैन का पूर्ण नाम निम्न में से कौन सा है। पहला है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक नाइट्रेट, दूसरा है पॉलीसाइक्लिक एसिटाइल नाइट्रेट, तीसरा है पोरोक्सी एरोमेटिक नाइट्रेट, चौथा है पोरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसमें चौथा सही हो जाएगा जो है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यहाँ पे जो है अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 44 नंबर। पर्यावरणीय शिक्षा निम्नलिखित में से के लिए आवश्यक है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
और दूसरा है प्रदूषण के कारणों का ज्ञान, तीसरा है प्रदूषण रोकने के उपायों का ज्ञान, और डी नंबर है प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक निष्कर्षण। ये है वैज्ञानिक आविष्कार का मितव्ययिता। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पहला है ABC, दूसरा है BCD, तीसरा है CDE, चौथा है ADE। पहला ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण के लिए, पहला प्राकृतिक संसाधनों का संचरण, दूसरा प्रदूषणों का ज्ञान, और तीसरा है प्रदूषण रोकने के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर्यावरण ज्ञान। और 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अभिकथन यहाँ पे दिया गया है। अभिकथन है प्लास्टिक काष्ठ उत्पादों विद्युत रोधी सामग्री सिरिस व वस्तुओं में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला फार्मल्डिहाइड गंभीर एलर्जी कारक है। आर है एलर्जी कारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में सक्रिय होते हैं। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा सही। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर। यहाँ पर जो है 10वां टॉपिक है उच्च शिक्षा प्रणाली से। इसको देखते हैं। कलकत्ता में के हिंदू कॉलेज के बाद निम्नलिखित नाम से नामकरण किया गया था। पहला है सुरेंद्र नाथ कॉलेज, दूसरा है राम मोहन राय कॉलेज, तीसरा है यूनिवर्सिटी कॉलेज, चौथा है प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा प्रेसिडेंसी कॉलेज नामकरण किया गया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर। यहाँ कथन दिया गया है। कथन है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 का अभिष्ट सामाजिक विज्ञानों में अंतर विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन सेकंड पे आते हैं। कथन सेकंड शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के अनुसार ग्रामीण विश्वविद्यालय का विचार अतर्क संगत था। और उसके बाद में पहला है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, दूसरा कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं, और तीसरा ऑप्शन है अरे। आइए अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्नलिखित में से संबंधित है। पहला है एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, दूसरा है खालसा कॉलेज मुंबई, तीसरा डी नंबर है सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, और डी नंबर है फर्गुसन कॉलेज पुणे। तो ये जो है इसमें पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 49 नंबर क्वेश्चन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है। पहला है मौलिक अधिकार के रूप में उच्च शिक्षा। उसके बाद में दूसरा नंबर है हमारा यहाँ पे जो है बहुविषयिकता का समग्र शिक्षा, और सी नंबर है उच्चतर शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान, और डी है शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद का प्रोत्साहन। और ई नंबर ऑप्शन है अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा BCD। यहाँ पे B और C और D हो जाएगा, B, C और D ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 2। तो इसको क्या कहते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कथन दिया गया है साहित्यिक चोरी संबंधी UGC विनियम 2018 के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्राधिकारी साहित्यिक और दूसरा चोरी के कृत्य का स्वयं संज्ञान नहीं ले सकते। और दूसरा कथन है हमारा जो है दूसरा कथन के रूप में दिया गया है साहित्यिक चोरी का आशय उस व्यवहार से है जिसमें किसी अन्य के कार्य या विचार को ग्रहण करना तथा उसे अपने नाम से आगे बढ़ा जाना। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है चौथा नंबर, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पक्का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं PDF दे दूंगा, इसको आप लोग फिर से एक बार PDF के रूप में इस सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो यहाँ पे आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 2018 में साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए नियम बनाए थे। इन नियमों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्यिक चोरी को रोकथाम को प्रोत्साहन विनियम 2018 कहा जाता है। इन नियमों के मुताबिक साहित्यिक चोरी को पता लगाने के लिए समानता की जाँच करते हैं। समय लगातार 14 शब्दों तक सामान्य ज्ञान या क्रमागत शब्दों को बाहर रखा जाएगा। साहित्यिक चोरी का अर्थ है किसी और के काम को चुराना या उसकी नकल करना और उन्हें श्रेय दिए बिना